Good morning, students. In the last video of class 12 business studies, we discussed the first chapter of part B, that is financial management. In this chapter, we discussed concept of business finance, concept of financial management, definition of financial management. You know what is a business finance? Business finance means money required for carrying out business activity. It is known as business finance. As well as financial management is concerned with optimal procurement as well as uses of finance. The aim of financial management is reducing the cost of fund procured, keeping the risk under control and achieving effective deployment of such fund. As well as we discussed a lots of duties of financial manager in a business firm. That is one, identifying various sources of finance in terms of risk and their cost, timely procurement of funds of procurement are to be invested in such a way that returns are greater than the cost of procurement. So the third duty of financial manager is return is greater than the cost of procurement. Number 4, sufficient availability of fund and funds are not lying idle. इट मीन्स फंड का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और सफिशिएंट फंड बिजनेस में अवेलेबल होना चाहिए. सो एट द लास्ट वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज एन एरिया ऑफ फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग, हार्मोनाइजिंग इंडिविजुअल मोटिव्स एंड एंटरप्राइजेस गोल. So in the today's video we will move to the next topic of this chapter, that is importance of financial management. The role of financial management cannot be overemphasized since it has a direct bearing on the financial health of a business. Almost all items of financial statement are affected by them. अगर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस की बात करें तो हम ये नहीं कह सकते, हम ये कह सकते हैं सॉरी, और हम ये कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी. ओवर एम्बेसिस का मतलब होता है अतिशयोक्ति. हम कोई बात बढ़ा चढ़ा के नहीं कहेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा बिजनेस का जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो डायरेक्टली इफेक्ट होता है. अगर एक बिज़नेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छा है सो बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ भी अच्छी होगी. जैसे अगर हमारे लाइफ स्टाइल का अगर हम बात करें, हमारी लाइफ स्टाइल का जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है, टाइम पे प्रॉपर हम उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, टाइम पे खाना खाते हैं, टाइम पे एक्टिविटी करते हैं, हाँ, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स हेल्प्स टू आवर फिजिकल हेल्थ, हमारे मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ को काफ़ी मेंटेन करके रखता है. उसी तरह से बिज़नेस की हेल्थ के लिए, बिज़नेस की फाइनेंशियल हेल्थ के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है. ओके, तो हम लोग अपने टाइम टेबल प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम अपना काम डे टू डे का सारा वर्किंग करते हैं. उसी तरह से बिज़नेस को भी मैनेज करने के लिए एक प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज फाइनेंशियल मैनेजमेंट have direct influence on the financial health of the business. Almost all items of the financial statement are affected by them, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने आइटम्स होते हैं वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसको कवर करता है और उनके बारे में प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करता है. द फर्स्ट इज द साइज एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स ऑफ द बिजनेस. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यू नो वेरी वेल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम एक प्रॉपर प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड डिसाइड करते हैं कि हमें फ़ंड कहाँ से रेज करना है, borrowed फंड रेज करना है कि इक्विटी फंड रेज करना है. एज वेल एज वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि जो प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड आया यानी जो फंड आया उसको हमें प्रॉपरली कैसे इन्वेस्ट करना है, हाउ टू इन्वेस्ट दिस मनी टू गेट अ हायर रेट ऑफ रिटर्न, यानी हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले. अब रिटर्न हायर कब मिल सकता है, जब हम उसका अच्छे से इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हैं, या तो बेसिकली हम लोग डे टू डे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर किसी फिक्स्ड एसेट्स को परचेस करने के लिए करते हैं. सो दैट्स वाई वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम अपने फिक्स एसेट्स यानी बिजनेस की फिक्स एसेट्स के साइज एंड कंपोजिशन को डिसाइड करते हैं. ओके, सो डिसीजन टू इन्वेस्ट अ सम ऑफ ₹500 crore इन फिक्स एसेट वुड रेज द साइज ऑफ फिक्स एसेट ब्लॉक बाय दिस अमाउंट. यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में अगर ये डिसीजन लिया गया कि हम 500 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेंगे फिक्स एसेट्स में, तो कहीं ना कहीं 500 करोड़ रुपए उस एसेट्स में इन्वॉल्व हो गया और एक तरह से वो पैसा ब्लॉक हो गया. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज to determine the size and composition of fixed assets.
यानी विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम अपने फिक्स एसेट्स की साइज एंड कॉम्पोजिशन डिसाइड करते हैं. व्हाट इज साइज? अमाउंट. इट मीन इट कैन बी नोन एज द अमाउंट. जैसे हम अपने पैसा अर्न करते हैं, सेविंग से हम अपनी प्रॉपर्टी अरेंज करते हैं, तो हमारी एक तरह से वो साइज़ हो गई कि मेरे पास 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, 2 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है, सच काइंड. एंड कॉम्पोजिशन मीन्स द एरिया वेयर आर यू इन्वेस्टेड मनी. जैसे आपने 1 करोड़ रुपए में बाइक खरीद ली, लैंड खरीद ली, बिल्डिंग खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, तो सच काइंड ऑफ थिंग्स. सो कॉम्पोजिशन मीन्स वेयर आर यू इन्वेस्टेड and size means how many invested money. Okay, so the next one is quantum of current assets. You know very well what is current assets. Current assets का मतलब होता है all those assets जिसका businessman business करता है, which is known as the working capital. So with the help of financial management we also decide how much money invested in the working capital. यानी हम अपनी वर्किंग कैपिटल में कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं. वर्किंग कैपिटल का भी वो कौन सा पार्ट? करंट एसेट्स का पार्ट. करंट एसेट मतलब एनी एसेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर. इसमें स्पेशली आता है कैश. हमें कैश के बारे में सोचते हैं, कैश एट बैंक के बारे में सोचते हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द बिल्स रिसीवेबल, वी आर टॉकिंग अबाउट द डेटर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द गुड्स, हाउ मेनी स्टॉक्स स्टोर्ड बाय द बिजनेस. ये सारे पॉइंट्स पे हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिस्कस करता है. अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने ये डिस्कस किया कि हमें 500 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल मेंटेन रखना है, इट मीन्स करंट एसेट्स मेंटेन रखना है, तो उसमें वो डिसाइड करेगा कि कितना उसे कैश में फॉर्म में मेंटेन रखना है, कितना बैंक के फॉर्म में इन्वेस्ट करना है, कितना उसे एज ए गुड्स अपने पास स्टोर करके रखना है. गुड्स में भी कई क्राइटेरिया है. रॉ मटेरियल है, WIP है, फिनिश प्रोडक्ट है, तो उसे इन सारी चीज़ों की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए ताकि बिजनेस की जो वर्किंग है वो कंटिन्यू मोड में रहे, उसमें कोई दिक्कत ना आए. सो बेसिकली वी कैन से विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट we decide the size and composition of fixed assets as well as the quantum of current assets. You know, with an increase in the investment in fixed assets there is a commensurate increase in the working capital requirement. Yes, जितना ज़्यादा हम अपनी फिक्स एसेट्स इंक्रीज़ करेंगे तो फिक्स एसेट्स क्यों इंक्रीज़ कर रहे हैं? हम प्लांट क्यों खरीद रहे हैं, मशीनरी क्यों खरीद रहे हैं? हम उससे प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं. और जितना ज़्यादा हमारे पास मशीनरी होंगी, जितना ज़्यादा हमारे पास प्लांट होगा, प्रोडक्शन भी उतना हमारा एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा. अब प्रोडक्शन कैसे होगा? विदाउट रॉ मटेरियल प्रोडक्शन हो सकता है? नो. सो विद द हेल्प ऑफ रॉ मटेरियल्स आप कहीं ना कहीं अपने मशीनरी को, अपने प्लांट को यूटिलाइज करेंगे. सो दोनों ही कह सकते हैं एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है. अगर हम सपोज AC परचेस करके ले आए तो हम वी आर थिंकिंग अबाउट दी कि आई हैव अ AC, बट AC हवा तब देगा जब आप उसको ऑन करेंगे एंड डे टू डे उसको चलाएंगे. और चलाने के लिए आपको उसके बिजली बिल भरना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना पड़ेगा. सो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा. दिस इज सच काइंड ऑफ इनपुट, तभी तो आउटपुट आएगा. यानी आप अपनी मशीनरी को तभी यूज़ कर सकते हैं, प्लांट को तभी यूज़ कर सकते हैं जब उसके ऊपर रॉ मटेरियल, लेबर एंड अदर टाइप्स ऑफ बिल एंड डेप्रीशिएशन बियर करने की कैपेबिलिटी होती है. सो कहीं ना कहीं इंक्रीज इन द फिक्स एसेट्स will increase in the quantum of current assets. The next one is the amount of long term and short term fund to be used. With the help of financial management, among others, involve decision about the proportion of long term and short term funds. Yes, financial management हमें ये गाइड करता है कि हम कितना शॉर्ट टर्म फंड रखें और कितना लॉन्ग टर्म फंड रखें. यानी इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो कितना पैसा हम शॉर्ट टर्म फंड में इन्वेस्ट करें और कितना लॉन्ग टर्म फंड में इन्वेस्ट करें. क्योंकि यू नो वेरी वेल कि शॉर्ट टर्म फंड वो फंड होंगे जो विद इन अ 1 ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, और लॉन्ग टर्म फंड आर दोज फंड जो कि लॉन्ग टर्म वे में आपके पास रिवर्स आएंगे. सो बेसिकली एक इफ़िशियंट फाइनेंशियल मैनेजर जो होता है वो जनरली इस चीज़ को भी फोकस करता है कि कितना इन्वेस्टमेंट का कितना पार्ट विद इन अ ईयर मनी में कन्वर्ट होना चाहिए और कितना पार्ट विद इन अ लॉन्ग टाइम, विद इन अ 3 years, विद इन अ 5 year, विद इन अ 6 year, जो भी वो क्राइटेरिया डिसाइड करता है उस हिसाब से वो रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करता है. ओके, नेक्स्ट वन इज ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट एंड इक्विटी. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन. इट इज़ नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन. Financing decision involves decision regarding procurement of fund from debt as well as equity. Thus, it affects the proportion of equity and debt to make the capital structure. मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दे आर बेसिकली 2 sources of funds, borrowed fund and owners fund.
So with the help of financial decision, we take a financing decision कि where we procure the funds, debts or equity or the mixture of debt and equity. यानी अगर we want 10 करोड़ रुपीज़ for the firm, सो 10 करोड़ का कितना पार्ट हमें इक्विटी से लेना है, कितना बोरोड से लेना है, इट इज़ अ बिग क्वेश्चन. क्योंकि यू नो वेरी वेल कि इक्विटी पे भी रिटर्न एक्सपेक्टेशन होती है बाय द शेयर होल्डर्स एंड बोरोड पे भी एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है. सो बेसिकली सच काइंड ऑफ डिसीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. तो यू नो वेरी वेल बैलेंस शीट का चाहे एसेट साइड हो चाहे लाइबिलिटी साइड हो, बोथ साइड आर कवर्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ओके, द नेक्स्ट वन इज ऑल आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. सो बैलेंस शीट के हमने आइटम्स डिस्कस किए, इसलिए स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ था एक अच्छी लाइन, वो था almost all items of financial management are affected by them. You know very well they are basically two statement, positional statement and income statement. Positional statement covers the balance sheet, so balance sheet liability side as well as the asset side. Okay, तो asset side में हमने fixed assets देखा, current assets देखा. liability side में हमने देखा long term funds, short term funds as well as capital structure of the company, owners fund से पैसा लें कि borrowed fund से. Now we will move to the income statement. Income statement includes a profit and loss account, basically trading and profit and loss account. So financial management also focus on the all items of profit and loss account. Capital budgeting decision, investment in fixed assets affect the profit and loss statement. That is, more debt requires more interest payment. Thus we can see the impact of financial decision on the various item of financial statements such as interest, profit and tax. Okay, so if we are talking about the financial decision, basically we take a few decision in a financial management. The first decision related to the investment. कहाँ इन्वेस्ट करें, फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करें कि वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करें. वन पार्ट इज क्लियर. सेकेंड वन, इसको थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ. बेसिकली द 3 डिसीजन कवर्ड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अभी तक जो हमने पढ़ा है, बेसिकली अभी तक हमने क्या पढ़ा है कि विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी टेक अ 3 टाइप्स ऑफ डिसीजन in financial management. The first decision related to the investment, where we want to invest. Okay, if we are talking about the investment, second we are talking about the procurement means arranging of debts, that is financing, कि कहाँ से पैसा आएगा कहाँ से, पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है. एंड थर्ड वन इज़ टॉकिंग अबाउट द डिविडेंड. ये भी हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही तय करता है. सो डिविडेंड इंटरेस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग डिसीजन. यू नो वेरी वेल कि जब हम फाइनेंसिंग लेते हैं तो वी आर थिंकिंग अबाउट द डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. क्योंकि अगर ओनर्स फंड से वो पैसा लेगा तो डिविडेंड देना पड़ेगा, बोरोड से लेगा तो उसे इंटरेस्ट देना पड़ेगा. और जिसे कहते हैं हाइब्रिड सिक्योरिटी, दैट इज़ प्रेफरेंस शेयर, तो उस पर वो डिविडेंड ही पे करता है क्योंकि उसमें दोनों की क्वालिटीज़ होती हैं, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है. सो उस पर उतना डीप नहीं जाना है. बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट इन द लास्ट वीडियो वी डिस्कस्ड ऑलरेडी इन द 2 टाइप्स ऑफ डिसीजन इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट. फर्स्ट, पैसा आएगा कहाँ से. सेकेंड, पैसा जाएगा कहाँ से. अब पैसा आएगा तो हमें उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. पैसा आएगा, डिविडेंड देना पड़ेगा. प्रॉफिट कमाएंगे हम, उस पर क्या देना पड़ेगा सर, उस पर तो हमें वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं उसको, टैक्स देना पड़ेगा. ओके, द नेक्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वेस्टमेंट. इन्वेस्टमेंट में अगर हम फिक्स कैपिटल में इन्वेस्ट करते हैं सो हमें अपनी फिक्स एसेट्स का क्या पे करना पड़ेगा. फिक्स एसेट्स का सर आपको पे करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन. अगर हम रेंट पे मशीनरी लेते हैं तो क्या पे करना पड़ेगा, रेंट लेंगे, लीज देंगे, रॉयल्टी देना पड़ेगा. सच काइंड ऑफ आइटम इज रिलेटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यही मैं बात समझाना चाह रहा था कि इफ़ वी आर फोकस ऑन द आइटम्स अपीयर्ड इन द बैलेंस शीट,
सो हम ऑटोमेटिक वी ऑल्सो कवर्ड ऑल्सो फोकस ऑन द ऑल द आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जैसा इसमें एक एडजस्टमेंट दिया है कि अगर हम फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एंड लॉस अकाउंट में भी इफेक्ट करता है, क्योंकि अगर हम जितना ज़्यादा डेप्ट लेंगे उतना ज़्यादा हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा और फिक्स एसेट्स पे हमें डेप्रीशिएशन बियर करना पड़ेगा। एंड डेप्रीशिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो हम कई तरह के इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड टैक्स प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली आई होप कि जब भी आप इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट covered all items of financial statement. The first one, size and composition of fixed assets, quantum of current assets, the amount of long term and short term fund to be used, breakup of long term financing into debt and equity, all items of profit and loss account. Okay, now we will move to the next topic of this chapter, that is objectives of financial management. So there are basically two main objective of financial management, that is a primary objective and secondary objective. So ask for you the question for you, how many objective of financial management? So two, primary and secondary. What is the primary objective of financial management? Let's discuss it. The primary aim of financial management is to maximize the shareholder fund. What is the primary objective of financial management? Maximize shareholder wealth. This is because a company's fund belongs to shareholder, and the manner in which they are invested and the return earned by them determine their market value and price. The market price of equity share increases if benefits from decision exceed the cost involved. अगर हम बात करें प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, सर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों करते हैं। तो हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है वो होता है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। हाउ वी मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर फंड? शेयर होल्डर फंड वेल्थ का मतलब क्या है? द एसेट्स एक्वायर्ड बाय शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर की एसेट्स क्या होती है? शेयर्स। यस। सो अगर हम शेयर से जो पैसा मिल रहा है, अगर उस पैसे पे उसकी मार्केट वैल्यू में इंक्रीज़ कर दें, उसकी प्राइस इंक्रीज़ कर दें, सो जाहिर सी बात है कि उसकी डिमांड इंक्रीज़ होगी। हम इसको एक ऐसे समझाते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। हाउ वी मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर फंड? तो जो कंपनी का जो शेयर है, शेयर तब होगा जब उसका रिटर्न हाई होगा। जब यू नो वेरी वेल किसी भी शेयर का रिटर्न हाई होता है सो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो यू नो वेरी वेल कि उसका प्राइस बढ़ता है, और जब प्राइस बढ़ता है तो जाहिर सी बात है शेयर की जब प्राइस बढ़ रही है सो इट इज़ अ मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। Okay, so is that clear? What is the primary objective of financial management? The primary objective of financial management is to maximize shareholder wealth. How we maximize the shareholder wealth? Return on these share, return on these investment, यानी जो शेयर से पैसे आ रहा है उस पैसे का कॉस्ट कम हो और रिटर्न ज़्यादा हो, यानी हम उसको ऐसी जगह इन्वेस्ट करें उस पैसे को कि जिससे रिटर्न अच्छा है। रिटर्न अच्छा आएगा तो जाहिर सी बात है कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड प्रोवाइड करेगी अपने शेयर होल्डर्स को। जब डिविडेंड का रेट ज़्यादा देखेगी तो मार्केट में उस शेयर को खरीदने के लिए डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। जब डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक उस शेयर का प्राइस इंक्रीज़ करेगा, और शेयर का जब प्राइस इंक्रीज़ करेगा तो शेयर होल्डर का वेल्थ ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करेगा। एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। हाउ वी मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर वेल्थ? द स्टेप नंबर 1, शेयर्स के पैसे जो आ रहे हैं कंपनी के पास, शेयर से पैसा आता है ना कंपनी के पास, शेयर इशू करती है मार्केट में और उससे पैसा लेती है। पैसा ले लिया, उस पैसे को ऐसा इन्वेस्ट करे जिस पे रिटर्न अच्छा आएगा। जब रिटर्न अच्छा आएगा तो उस रिटर्न पे जो फ़ायदा आ रहा है उस फ़ायदे को वो क्या देगी? एज ए डिविडेंड बांटेगी। डिविडेंड बांटेगी तो डिविडेंड जब कॉन्टीन्यूसली मिलेगा, प्रॉपर रेट से मिलेगा, हाई रेट से मिलेगा, तो लोगों में एक कहते हैं ना प्रॉफिट कमाने की
कंपटीशन हो जाएगी, सो वो कंपनी के शेयर की डिमांड करने लगेंगे। कंपनी के शेयर इज़ ऑल्सो सिक्योरिटी विच आर ट्रेडिंग इन अ स्टॉक मार्केट, जिसे हम स्टॉक मार्केट में खरीद सकते हैं। तो स्टॉक मार्केट में जब आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी कि भैया उस शेयर पे प्रॉपर रेट से डिविडेंड मिल रहा है, हाई रेट पे डिविडेंड मिल रहा है, सो लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, सो उसकी डिमांड बढ़ेगी। एंड यू नो द रूल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, द लॉ ऑफ डिमांड इज़ जब किसी चीज़ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विस की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और जब प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक शेयर होल्डर की जो वेल्थ है वो भी तो इंक्रीज़ होगी। वेल्थ मीन्स एसेट्स। सो द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ शेयर होल्डर, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ। कैसे बढ़ेगी आपको मैंने क्लियर कर दिया। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव, secondary objective of financial management, in order to achieve the primary objective of wealth maximization, financial management should aim at the following objective। यानी पहला ऑब्जेक्टिव था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, किसकी वेल्थ की बात हो रही है, शेयर होल्डर्स की। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दैट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। फंड शुड बी डिप्लॉयड इन सच अ वे टू इंश्योर दैट बेनिफिट्स ऑफ एन इन्वेस्टमेंट एक्सीड इट्स कॉस्ट। इट मीन्स विद द हेल्प ऑफ इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें अपने फंड्स को, जो भी हमें अपने फंड्स अरेंज किया, उस फंड का प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना चाहिए, इफेक्टिव यूटिलाइज़ करना चाहिए, ताकि हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकें। एंड ये जो रिटर्न है वो उसकी कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। सपोज़ हमने फंड रेज़ किया एट द रेट ऑफ 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और हम उसको उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसमें मुझे 10% रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है, सो 5% हम कहीं ना कहीं प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। सो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होना चाहिए। और प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होगा, जब व्हेन रेट ऑफ रिटर्न इज एक्सेस देन हायर देन द रेट ऑफ प्रोक्योरमेंट। द नेक्स्ट वन, availability of fund as reasonable cost. The second objective of financial management is to raise fund at minimum cost and minimum risk and through effective financial decision. Third one is maintaining adequate liquidity, to maintain financial liquidity and profitability through working capital decision. Yes, firm में proper एक adequate liquidity उपलब्ध होनी चाहिए। liquidity means money sufficient होना चाहिए। it is a third and most important part of the फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये भी काम होता है कि बिज़नेस में प्रॉपर वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहे। ये ना हो कि हमें काम करने के लिए रिसोर्सेज ही नहीं है, वर्क करने की बात आ रही है तो वर्किंग कैपिटल अवेलेबल नहीं है, रॉ मटेरियल्स के लिए अवेलेबल नहीं है, वर्कर्स को वेजेस देने के लिए अवेलेबल नहीं है। सो कहीं ना कहीं ये लॉस हमारे बिजनेस को अफेक्ट करेगा। इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड, टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड बाय क्रिएटिंग रिजर्व री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। यानी हमें क्या करना चाहिए, रिजर्व्स क्रिएट करते रहना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कोई अनसर्टेनिटी आती है सो वी विल फेस देम। एंड प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट करना चाहिए। द प्रॉफिट री इन्वेस्टमेंट मीन्स रिटेन अर्निंग, जिसे हमें प्लगिंग ऑफ प्रॉफिट भी कहते हैं। प्लगिंग ऑफ प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं, ऐसा ना कि सारा का सारा प्रॉफिट हमें रिटर्न डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए। एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए टू द शेयर होल्डर, एंड द रिमेनिंग पार्ट शुड बी री इन्वेस्टेड इन द फॉर्म, जिसे हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग मतलब प्रॉफिट आफ्टर प्रोवाइडिंग डिविडेंड, आफ्टर प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर। जो पैसा बचता है उस पैसे को हम बिज़नेस में क्यों रखते हैं भाई, इसीलिए रखते हैं कि उस पैसे को हम फिर से इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि वो पैसा सबसे चीपर सोर्स होता है। ये मैं आपको बता दूं, द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस इज रिटेन अर्निंग, क्योंकि रिटेन अर्निंग हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। कंपनी ने एक साल में 10 लाख रुपए कमाया और 10 लाख में 7 लाख रुपीज़ उसने डिविडेंड बांट दिया, 3 लाख रुपए जो उसको एज अ प्रॉफिट मिला है वो फर्म में फिर लग जाएगा, फिर से उसका यूज़ होगा। तो वो 3 लाख रुपए पे हमें कोई कॉस्ट पेयर नहीं करना है, बल्कि जो हमने ओनर से पैसा लिया उस पर हमें डिविडेंड देना है, जो हमने बोरोवर से पैसा लिया है उस पर हमें इंटरेस्ट देना है। सो द रिटेन अर्निंग का कोई कॉस्ट ऑफ रेट ऑफ कॉस्ट नहीं होता, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं होती, जिसे आप जो भी आप कह लीजिए। द नेक्स्ट वन इज अवॉइडिंग आइडल फाइनेंस। Idle finance not only adds to the cost of funds but also encourage wasteful expenditure. Therefore, financial management avoids overcapitalization. Overcapitalization is a situation जहाँ पे हमारी कैपिटल एक्चुअल यूजेज ऑफ कैपिटलाइजेशन से ज़्यादा होती है। सपोज़ हमारी फर्म को 10 लाख रुपए की कैपिटल ज़रूरत है और आपने 12 लाख रुपए कैपिटल रखा हुआ है। ये मानता हूँ कि चलो 1 लाख रुपए आपने इमरजेंसी के लिए रखा है टू फेस अनसर्टेनिटी, बट 1 लाख रुपए भी आपने एडिशनल रखा है, तो उस 1 लाख रुपए का आपको यूज़ नहीं करो। 10 लाख रुपए आप यूज़ कर रहे हो, 1 लाख रुपए इमरजेंसी के लिए रखा है, 1 लाख रुपए क्यों एक्स्ट्रा रखा है?
तो वो एक आइडल फंड ही है, आप उसे बेफालतू का कॉस्ट भी बियर कर रहे हो, क्योंकि आपको रेट ऑफ रिटर्न तो देना ही देना है, जिससे आपने वो पैसा लिया उसको पे तो रिटर्न देना ही देना है। तो मैं बेसिकली ये बताना चाहता हूँ, आई कैन से, आई वॉन्ट टू से कि सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अब मैं इसको समराइज़ कर रहा हूँ ताकि ये और ईजी हो जाएगा, इट इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर यू। There are basically two objective of financial management. The first objective is objective is of financial management is maximum shareholder fund, shareholder wealth. How we maximize the shareholder wealth? The step one, return on such fund must be higher the cost of procurement. ओके, सो जो पैसा हमें शेयर होल्डर से मिला है उस पैसे पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न लाना है। वो कैसे लाना है ये आपके ऊपर है, वो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। सेकंड, जब उस प्रॉपर आप उस पर डिविडेंड पे करेंगे, पे अ रेगुलर डिविडेंड, पे अ हायर रेट ऑफ डिविडेंड, जिसे कह सकते हैं एडुकेट रेट ऑफ डिविडेंड प्रोवाइड करना चाहिए शेयर होल्डर को। सो मार्केट में उस शेयर की डिमांड बढ़ेगी, when the demand of the share will be increased, so the price of the share will also increase, and thereafter it is called maximize shareholder wealth. The secondary objective of financial management, the first one is profit maximization. Profit maximization means जो हमारे पास प्रोक्योरमेंट हैं, जो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हैं, उसको प्रॉपर यूटिलाइज़ करें। यूटिलाइज़ करने का मीन्स कि उस पर हमारा रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा हो। अगर हमें 1 लाख रुपए मिला है एट द रेट ऑफ 5% रेट कॉस्ट पे अवेलेबल हो पाया है, और अगर हम उसको इन्वेस्ट करके उस पर 10% का रेट ऑफ रिटर्न अर्न कर रहे हैं तो 5% इज़ अ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट जितनी मैक्सिमाइज़ होगी उतना हमारे लिए फ़ायदा होगा और उतना ही हम रिटर्न भी दे पाएंगे। देखो, इसका मतलब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव का कहीं ना कहीं कनेक्शन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से है। सो हम आपको ये बता दें कि primary objective is the most important objective of the financial management, and all the secondary objective totally focus on the primary objective, क्योंकि profit maximization होगा तभी हम proper rate of dividend भी provide कर पाएंगे। availability of fund is reasonable cost, यानी जो फंड अवेलेबल हो ये एडुकेट कॉस्ट पे अवेलेबल हो, मनमाने कॉस्ट पे अवेलेबल ना हो, तो ये भी फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। ओके, थर्ड, मेंटेनिंग एडिक्वेट लिक्विडिटी। अगर आप एडिक्वेट लिक्विडिटी मेंटेन रखेंगे फर्म में तो आपकी वर्किंग कैपिटल अवेलेबल रहेगी, तो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कोई दिक्कत नहीं होगी। देयर इज़ नो हिंड्रेंस इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। इंश्योर सेफ्टी ऑफ फंड इफ़ यू मेंटेन अ रेगुलर रिजर्व एंड प्रॉपर यूटिलाइज द रिटेन अर्निंग ऑफ द फर्म, दैट इज़ अ प्लगिंग ऑफ प्रॉफिट, री इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रॉफिट। सो it will create a secure atmosphere in the organization, as well as avoiding idle finance, which helps to reduce the overcapitalization. The excess capital will not be held by the company and meet over cost, excess cost in comparison to the rate of return. So they are basically few objective of financial management. So in the today's video we discussed the two important part of financial management. The first one is importance of financial management, and second objective of financial management. So at the end of today's video, first of all we introduce the new topic for you. In the next video we will discuss in the next video, that is financial decision. When we are talking about the financial management, there are basically three types of decision included in the financial management. The first one is investment decision, second one is a financing decision, and third one is a dividend decision. So next video में हम लोग इस decision के बारे में detail study करेंगे. I hope today we cleared all the doubts related to this topics. Apart from this, if you have any kinds of doubt related to this topics, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. Before completing the today's video, आप ये structure अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए. It is a very important structure for you related to the financial decision.
नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करेंगे और आप अपनी तरफ से भी थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिएगा ताकि और इजी हो जाएगा ये पूरे कॉन्सेप्ट को समझने में। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।